नमस्कार। बीपीएससी मेंस की आज दूसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरा डिस्कशन किया कि जो मेंस पेपर 1 है उसमें जो सेक्शन है आपका करंट इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी समसामयिकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय के जो महत्वपूर्ण है वहां पर से कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर दी है। और एक टॉपिक मैंने उस क्लास में मैंने डिस्कस भी थोड़ा सा किया था, भारत और बांग्लादेश पर बहुत करंट और बर्निंग टॉपिक है और यह पूरी संभावना है कि यह प्रश्न आ सकता है आपके 70वीं बीपीएससी के मेंस में। उम्मीद है आप लोगों ने प्री बहुत बढ़िया दिया होगा और आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का प्री निकलेगा भी। एक संख्या है, उससे ज्यादा तो नहीं निकल सकता है। चलिए, फिर भी आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं इसी इवेंट में, क्लास 2 में। हम लोगों का टॉपिक है आज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। आपको पता होगा कि 2023 में जो G20 की बैठक भारत में हुई थी, उसी बैठक में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसका जो मेन मोटिव है वह यह है कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए इंडिया से लेकर के मिडिल ईस्ट को जोड़ते हुए यूरोप तक, एक ऐसा कॉरिडोर डेवलप किया जाए जिससे यह जो डिपेंडेंसी है, यदि मैं कहूं स्वेज कैनाल पर जो डिपेंडेंसी है वह कम हो सके, क्योंकि यह बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, कॉस्ट भी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और इसलिए इसको लाया गया। यह बेसिकली इसमें सी रूट भी है जो विभिन्न पोर्ट को जोड़ेगा, रेल लिंक भी है। ठीक है, ऐसे भी गया। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक रास्ता है जो जाएगा, एक मल्टी मॉडल एक कॉरिडोर होगा जो अपने साथ कई चीजों को भी लेकर के जाएगा, कनेक्टिविटी के साथ साथ। क्या है पूरी बात, इसको सिलसिलेवार ढंग से हम लोग समझते हैं। क्या है देखिए, यानी हम लोगों का टॉपिक जो है वह है IMEC, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक, आज माना जा सकता है कि इसकी घोषणा का लगभग 1 वर्ष हो चुका है, पूरा 1 वर्ष पूरा हो चुका है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि इस गलियारा की शुरुआत, एक तरह से औपचारिक शुरुआत 2023 में जो G20 भारत में हुआ था, उस सम्मेलन के दौरान समझौता हुआ, MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, सम्मेलन के दौरान, और समझौता के बाद यह अस्तित्व में आया। समझौता करने वाले जो MOU पर साइन करने वाले देश थे उन G20 में, वह भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, UAE और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA भी है। यहां पर ध्यान आपको क्या रखना है कि यह कॉरिडोर जरूर क्या कहता है, अमेरिका से बहुत दूर है, लेकिन इसमें हस्ताक्षरकर्ता में अमेरिका भी है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं है, इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे। चाइना नहीं है, पाकिस्तान को बाईपास किया गया है भारत के दबाव में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और कौन कौन सी बातें ध्यान में हम लोग को रखनी है और प्रश्न जैसे जैसे आएंगे। पहले समझते हैं आखिर यह है क्या बला और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। जैसा कि मैंने कहा कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है, कोई एक नहीं है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है। उद्देश्य यदि मैं कहूं तो भारत और अरबीय प्रायद्वीपीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों, रेल मार्गों, सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग और पाइपलाइन जैसी अवसंरचनाओं का विकास करना है। मतलब क्या क्या कनेक्टिविटी में ध्यान देंगे, बंदरगाहों को भी जोड़ना है, रेल मार्ग जहां जहां जरूरी है वहां वहां रेल मार्ग भी इसमें आएगा, सड़क मार्ग भी आएगा, समुद्री मार्ग भी आएगा। एक तरह से ये भौतिक कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन साथ साथ पाइपलाइन यानी एनर्जी लाइन को भी इसमें जोड़ा गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ऐसी संरचनाओं का विकास किया गया है। यह जो पूरी की पूरी परियोजना है, इसको आप 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक भाग कहा जाता है ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर का मतलब, पूर्वी गलियारा का मतलब, यह इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ेगा, और नॉर्दर्न कॉरिडोर का मतलब हो गया गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। मतलब 2 भाग।
यानी क्या हुआ जरा देखिए, यहां पर दो भाग आपको क्या दिखेगा, एक यहां से लेकर के यहां से गल्फ से होते हुए यहां तक जाएगा और दूसरा भाग यहां से आगे बढ़ेगा। तो इस पर ध्यान रखेंगे, ऐसे दो भागों में बांटा हुआ है पूरा का पूरा यह संरचना। उद्देश्य जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका यह भारत को और इससे जोड़ेगा इन अवसंरचनाओं के माध्यम से, लेकिन व्यापक उद्देश्य पर जब हम चर्चा करते हैं तो उद्देश्य इसका व्यापक क्या है, सिंपल सी बात, जैसा कि मैंने पहले लाइन में कहा कि भारत मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल करते हुए एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना, यह तो उद्देश्य है ही, एक परिवहन नेटवर्क बनाना। दूसरा है, ध्यान देंगे, दूसरा उद्देश्य हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि परिवहन दक्षता को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना। पहले पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था, लेट भी हो रहा था, तो एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना जिससे दक्षता बढ़े, लागत कम करो, आर्थिक एकता को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ये इसमें छुपे हुए चीजें हैं। जब आप समय को कम कर देते हैं तो वाजिब बात है एनर्जी कंजप्शन भी कम होगा, तो ग्रीन हाउस गैस भी कम निकलेगा। जब इस क्षेत्र में इतनी कनेक्टिविटी डेवलप होगी तो रोजगार पैदा होगा। तो ये सब बातों को आप समझ सकते हैं। और एट लास्ट यह व्यापार और कनेक्टिविटी की सुविधा के द्वारा क्या करेगा, एशिया, यूरोप और मध्य यूरोप में एकीकरण को बल प्रदान करेगा, यानी इंटीग्रेशन को यह क्या करेगा, बल प्रदान करेगा। आगे देखते हैं। यह जो परियोजना है, जो मतलब कि यह कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, IMEC कॉरिडोर, यह बेसिकली एक अलग परियोजना थी, एक अलग परियोजना आई थी, PGII, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी। इसका हिंदी जो फुल फॉर्म है वो यह है। माना जाता है कि यह PGII जो इनिशिएटिव उठाया गया था, जो पहल था, उसी का यह हिस्सा है। वैसे ये जो परियोजना है जिसका नाम मैंने अभी आपसे कहा PGII, ये बेसिकली फुल फॉर्म में इस पे आप जाएंगे, हिंदी में तो मैंने बता दिया, दी पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, और कई बार इसको PGI भी कहा जाता है। यह एक ग्लोबल इनिशिएटिव था, एफर्ट था G7 ग्रुप का। आपको पता है कि विश्व की 7 शक्तिशाली देशों का एक संगठन है G7, उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया था ताकि हम डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। और इसका मेन मोटिव है टू काउंटर चाइना। यदि मैं आपसे कहूं, यह काउंटर चाइना के लाया गया था PGII, खासकर चाइना के वन बेल्ट एंड इनिशिएटिव का, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जिसके द्वारा चाइना कई देशों पर अपने प्रभाव को बढ़ाते जा रहा है, उस प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने के लिए पश्चिमी देशों का यह इनिशिएटिव है। और माना जाता है इसी PGII का एक हिस्से के रूप में ये जो गलियारा है वह भी अस्तित्व में आया। माना जाता है इसको कई बार PGII को बेडन डॉक्ट्राइन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। लेकिन इस परियोजना के बारे में कुछ और बातों को हम लोगों को जानना होगा। वह यह है कि परियोजना बड़ा सुस्त चल रही है। UAE देखा जाए और इजराइल के बीच रेलवे नेटवर्क में हालांकि कुछ सुधार आया है और डेवलप भी हो रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में जो व्यापक अस्थिरता है, चाहे वो हमास इजराइल के बीच संघर्ष हो, हूती वाला मामला हो, इसे कारण से स्वच्छ ऊर्जा निर्यात, अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल और पाइपलाइन बिछाने और एनर्जी ग्रिड लिंकेज तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति नहीं हो पाई। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो UAE और इजराइल के बीच रेलवे कनेक्टिविटी तो डेवलप हुआ, इसी का परियोजना के अंतर्गत कुछ हुआ है, लेकिन पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता हुई है, इससे कारण से स्वच्छ ऊर्जा निर्यात, इसमें दिक्कतें आ रही है, अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल को बिछाने में दिक्कत आ रही है, पाइपलाइन बिछाने में दिक्कत आ रही है, एनर्जी ग्रिड लिंकेज तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में जो सहयोग होना चाहिए उसमें दिक्कतें आ रही है जबरदस्त ढंग से। इसलिए यह अभी
थोड़ा सा विवाद में आ गया है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह भी है, फिर भी कुछ कदम तो जरूर उठाए जा रहे हैं, खासकर यदि मैं बात कहूं भारत और यूएई के बीच, क्योंकि भारत और यूएई के बीच में सीधा समुद्री लिंकेज है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि भारत और यूएई ने थोड़े से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आप देखेंगे कुछ कदम उठाए। जैसे भारत और यूएई ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर वीटीसी की शुरू कर दिया। भारत और यूएई तो है ही, और कॉरिडोर का वह मेन हिस्सा भी है। तो भारत और यूएई ने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हुए वीटीसी की शुरुआत कर दी है। इसमें वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है वह आईएमईसी का ही एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या होगा? व्यापार में संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं और इसमें लगने वाले समय में कमी लाना। जो प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत लंबी कागजी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें कमी लाया जाए। लॉजिस्टिक और एवं परिवहन लागत को कम करना और व्यापार को सुगम बनाना। यानी वीटीसी जो है वह बेसिकली इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट हुआ है, और यह आईएमईसी का एक हिस्से के रूप में। यानी आपने क्या देखा, यहां आपने कुछ बातों को गौर किया होगा, वह यह है कि यूएई और इजराइल, इनके बीच में थोड़ा सा रेल नेटवर्क थोड़ा सही करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा बात, यूएई और इंडिया, यदि मैं ऐसे कर दूं, इजराइल यूएई और इंडिया, यहां पर थोड़ी सी प्रगति आपको दिख रही है। इन दोनों के बीच में वीटीसी हो रहा है ताकि चीजें बहुत तेजी से हो सके, और यहां पर रेल नेटवर्क ये थोड़ा सा सुविधाजनक बना है। बाकी प्रगति इसलिए नहीं हो पा रही है, उसके पीछे मेन कारण है मध्य पूर्व में अशांति और अस्थिरता का माहौल। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत कई पोर्ट्स को आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे कौन कौन से पोर्ट्स शामिल हैं, जरा ध्यान रखें, ये थोड़ा सा फैक्ट लिखने में आपको आसानी होगी। भारत में गुजरात में मुंद्रा, कांडला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो नवी मुंबई में है, ये सब पोर्ट इसमें शामिल है। मध्य पूर्व में देखेंगे, जैसे यूएई में आप देखिएगा तो फुजेराह, जेबेल अली और आबू धाबी ये शामिल है। अरब में आप देखेंगे तो दम्मम और रास अल खैर, ये बंदरगाह अरब सऊदी अरब के हैं, ये शामिल है। फिर आप देखेंगे कि कुछ रेलवे लाइन है, उसको भी आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे फुजेरा बंदरगाह यूएई का है, को हाइफा बंदरगाह यानी इजराइल से जोड़ने की बात होगी। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। वैसे दुबई फट और हरादा या हराद ये सऊदी अरब का है, इसको भी जोड़ा जाएगा उसी लिंक से। और इसमें याद रखेंगे जॉर्डन भी एक देश है, उसको भी सब मिलाकर के जोड़ा जाएगा। यदि आप इसको फिगर में आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, हरादा और गोवेफेट ये जो है, ये बेसिकली आप एक लाइन देख रहे होंगे, ये सी लिंक लाइन है जो ऐसे करके जाएगा, इन बंदरगाहों को जोड़ेगा, फिर ये आगे भी निकल जाएगा। लेकिन ये आसपास के एक लिंक रोड को भी जोड़ेगा। देखते हैं, आप देख रहे गौर कर रहे हैं। यानी यह दो प्रकार से है, एक तो ऐसे भी जा रहा है, रास और खैर से होते हुए अंदर घुसेगा, और फिर ये जॉर्डन और इजराइल होते हुए आगे निकल जाएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये दो जो है, ये सऊदी अरब के हैं, हरदाह और गवेफेत जो है, इसको भी आपस में जोड़ा जाएगा। तो एक फैक्ट के रूप में आपको वैसे घुवाई फेट और हराद ये क्षेत्र भी शामिल है, इसमें ध्यान रखेंगे। यूरोप में जैसे कि ये आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे, तो आगे बढ़ते हुए यह रास्ता यहां से होते हुए यूरोप जो चल जाएगा। तो यूरोप के कुछ बंदरगाह है, जैसे ग्रीस का एक बंदरगाह है पेरियस बंदरगाह, दक्षिण में इटली में मेसाना और फ्रांस में मार्सले, इन बंदरगाहों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो मतलब एक फैक्ट के रूप में आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह कहां के जुड़ रहे हैं इसके साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मुंद्रा, कांडला और जवाहर हो गए इंडिया के, मध्य पूर्व के कुछ सऊदी अरब के, और कुछ इसका देख लीजिएगा। और आप चाहें तो ये लाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं। यूरोप के कुछ बंदरगाह को जरूर लिखने वक्त आप ध्यान में रखेंगे। अब इसका महत्व क्या है, इस पर आते हैं चर्चा। सबसे बड़ा महत्व है ये कनेक्टिविटी में विविधता को लाएगा। ठीक है,
क्योंकि एक वैकल्पिक मार्ग ये प्रदान करेगा व्यापार और इसके लिए। क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप केवल स्वेज कैनाल के थ्रू व्यापार कर रहे थे। अब वह स्वेज कैनाल केवल एक डिपेंडेंसी थी, अब आप इसमें कुछ वैकल्पिक मार्ग होंगे तो विविधता आएगी। फिर ये भौतिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, जैसे रेल, सड़क आदि, उसको तो देगा ही, इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त यह डिजिटल, यह परियोजना डिजिटल कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा सहयोग को भी बढ़ावा देगा, ग्रीन एनर्जी सहयोग को भी बढ़ावा देगा और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा। आगे देखिए, इससे समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, वाजिब बात है इस क्षेत्र में। जैसे स्वच्छ ऊर्जा निर्यात और डिजिटल संचार को बढ़ने से इस परियोजना के भागीदार देशों में समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, ये वाजिब बात है। आगे देखिए, यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जब हम कहते हैं समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, एक बात यह भी कोट जरूर करें कि इस जो शामिल हुआ है जितने भी देश, खासकर यूरोपियन यूनियन के देश मिला करके ये देखा जाए तो संयुक्त रूप से पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 47% 47 ट्रिलियन डॉलर का इसमें लोग शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं ये पूरे विश्व की जीडीपी का 40% इसी में, इन्हीं देशों के पास में जो भी इसमें शामिल होंगे। तो वाजिब बात है कि जब इतने सारे, इतनी बड़ी आकार के जीडीपी के देश इसमें जब शामिल होंगे तो इसका लाभ सबको मिलेगा, ठीक है। इसका एक भू रणनीतिक योगदान भी होगा। नई कनेक्टिविटी में वेस्ट समुद्री मार्ग में जहाजों के भीड़ भाड़ को कम किया जा सकेगा। जैसे स्वेज कैनाल, मैंने कहा स्वेज कैनाल में हमेशा भीड़ रहती थी, तो एक रणनीतिक योगदान भी इससे आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, लेकिन हाँ, आगे अगला पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे वह यह है कि इससे एक चीज और भी होगा, वह यह है कि यदि इस एरिया में समृद्धि आएगी तो वाजिब बात है संघर्षरत जो मध्य पूर्व क्षेत्र है वहां पर शांति बहाली के लिए जो वैश्विक प्रयास है उसको इससे बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो वन बेल्ट वन रोड है उसको एक विकल्प प्रदान कर रहा है, यानी काउंटर बैलेंस, यदि मैं कहूं चाइना को इसके थ्रू काउंटर बैलेंस किया जाएगा, तो इसमें भी कोई दो मत नहीं। अब प्रश्न आता है, ये वैश्विक महत्व तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो इसमें भारत के लिए क्या महत्व है ये भी आपको देखना पड़ेगा, और साथ में चुनौती भी। भारत के लिए महत्व होगा, सबसे बड़ी बात, भारत और अन्य देशों के बीच संबंध मजबूत होगा, खासकर इस एरिया के देशों के साथ। भारत इन क्षेत्र में अवसंरचना और कनेक्टिविटी में सुधार लेगा। इससे क्या होगा, भारत इन क्षेत्रों में अवसंरचना और कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा। आगे देखिए, तेल के अलावा अन्य उत्पाद को बढ़ावा इससे मिल सकता है। केवल अभी तक क्या था, हम तेल पर ही डिपेंडेंट थे, लेकिन इस कनेक्टिविटी से भारत को एक फायदा और भी मिलेगा कि अन्य चीजों के निर्यात को भी इससे, निर्यात हो चाहे आयात हो, उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ भारत निवेश को आकर्षित कर सकता है अपने यहां पर, कनेक्टिविटी को डेवलप करके। जब कनेक्टिविटी होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगा, तो बाजी बात है निवेश भी आकर्षित होगा। जब कम लागत किसी को मिलेगा, वह तुरंत पहुंच जाएगा, तो निवेश आकर्षित होगा। अगला पॉइंट, कनेक्टिविटी में तेजी वाजिब है। भारत के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या होगा कि भारत की कनेक्टिविटी, खासकर जो ऑयल नेशन है वहां, फिर यूरोप तक, वहां पर कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। इससे निर्यात, भारत का जो एक्सपोर्ट है वह बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ ही साथ लागत जब कम होगी तो वस्तुओं का कॉस्ट कमेगा, जब वस्तुओं का कॉस्ट कमेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो कनेक्टिविटी जब कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगी तो चीजों का दाम भी कम होता है, ये भारत के व्यापार को बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। तो ये सब चीजों को आप लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे, जब मैं कहता हूं कनेक्टिविटी तेज होगी तो ध्यान रखेंगे सुएज कैनाल मार्ग की तुलना में 40% कम समय लगेगा और 30% कम पैसा भी लगेगा, तो इस बात को भी ध्यान में आप रखें। आगे फिर आप आगे देखेंगे कि इंडिया का रोल हो सकता है, इससे कारण से आने वाले समय में इंडिया का रोल, स्ट्रेटेजिक रोल बढ़ जाएगा अफ्रीका में, क्योंकि माना जा रहा है कि जो यूएस और ईयू का जो प्लान है कि इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाते हुए ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर को भी डेवलप किया जाए।
इस कॉरिडोर को, इस मॉडल को आगे एक्सटेंड करते हुए अफ्रीका को भी लाया जाए, इसमें जोड़ा जाए और ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर को डेवलप किया जाए। तो वाजिब बात है, यदि ये कॉरिडोर IMEC यदि आगे बढ़ता है और ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर के रूप में आगे डेवलप होता है तो भारत को भी इसका स्ट्रेटेजिक लाभ मिलेगा। यह अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को भारत मजबूत कर सकेगा, वहां पर बुनियादी ढांचे के विकास में भारत योगदान देगा, इससे भारत का विकास होगा। आगे देखिए, इस कॉरिडोर से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वाजिब बात है, भारत की कनेक्टिविटी तेज होगी तो मैंने कहा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार का सृजन होगा, आप भी समझ सकते हैं। फिर ऊर्जा सुरक्षा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वह भी भारत का सुलझ सकता है, क्योंकि 21st सेंचुरी यदि भारत की सदी है तो भारत को बहुत सारी ऊर्जाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊर्जा सुरक्षा हो या संसाधनों तक पहुंच हो, वो बरकरार होगा और भारत इसमें बहुत आगे निकल सकता है, या भारत को जो भी गंभीर खतरा है वह भारत उसको दूर कर सकता है। मतलब ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन पहुंच विकास में योगदान करने के भारत के इरादे को दर्शाता है यह। ठीक है, आगे तो याद रखेंगे ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन तक पहुंच, इतना भी आप लिख सकते हैं तो सही हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। कारण क्या है आपको पता है, क्षेत्रीय अस्थिरता, ये पहला पॉइंट है। खासकर इजराइल हमास युद्ध हेतु विद्रोही का जो खासकर लाल सागर और इस गल्फ एरिया में जो आए दिन कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, इस कारण से दिक्कतें बढ़ती रहती है। परियोजना को लागत को लेकर भी अब तक भागीदार देशों में अधिक प्रतिबद्धता नहीं दर्शाई गई, कौन कितना पैसा दे, तो यह सब चीजें हैं जो प्रतिबद्धता नहीं दर्शाया जा रहा है, तो परियोजना में देरी हो रही है। फिर मध्य पूर्व के कुछ देश जैसे मिस्र, ईरान, कतर इत्यादि इस परियोजना में शामिल नहीं हुए, तो यह भी इसका एक ड्रॉबैक है। ये आगे है, एक और भी है कि उच्च लागत है, इसका जो हाई कॉस्ट है ये भी कहीं ना कहीं परियोजना को डिले कर रहा है, क्योंकि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जो काफी जटिल है। इसमें देखते हैं आप बहुत सारी चीजें हैं शामिल, तो काफी जटिल है और इतनी उच्च लागत को वहन कर पाना खाड़ी देशों के लिए अभी बहुत मुमकिन नहीं है। और चूंकि यह कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो खाड़ी देशों में विनिर्माण क्षमता अधिक विकसित अभी नहीं हुई है। इस कारण से क्या हो जाता है कई बार कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने देखा यह सब बातों को, पहले आपने क्या देखा, पहले आपने यह देखा कि यह आखिर यह कॉरिडोर है क्या। हम लोग यहां से शुरू करते हैं, यह कॉरिडोर है क्या, पहले आपने देखा कब आया अस्तित्व में, कब साइन किया गया, कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है वह भी आपने देखा, 2 भागों में बटा हुआ है। फिर उद्देश्यों को हमने और थोड़ा खोल करके पढ़ा, वो भी हमने देखा। फिर हमने ये बताया कि यह योजना जो है PGII का जो इनिशिएटिव G7 का है उसी के एक भाग के रूप में स्टेब्लिश किया गया है। कुछ परियोजना में हल्का सा तेजी हमें कहीं दिखता है, तो UAE और इजराइल के बीच में रेल कनेक्टिविटी, लेकिन अभी भी ये परियोजना जो है वह बहुत अच्छा प्रगति नहीं कर पाई है। भारत और दूसरा पॉइंट, भारत और UAE के बीच में भी थोड़ी प्रगति देखी गई है VTC के द्वारा, आपने देखा। कुछ पोर्ट्स इसमें जो इन्वॉल्व है, कुछ क्षेत्र जो इन्वॉल्व है वो भी आपको दिखाया गया इसमें। फिर इसका वैश्विक महत्व क्या है, तो आपने देखा कि विविधता आएगा कनेक्टिविटी में, भौतिक कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, समृद्धि आएगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर 40% GDP इसी में है शामिल। फिर भारत के लिए क्या महत्व है वह भी आपने देखा, और आगे क्या कारण है जो अब तक इसकी विकास आगे नहीं बढ़ा है वह भी आपने देखा। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है BPSC के लिहाज से, मेंस के लिहाज से। जरूर इस पर आप रुक रुक करके वीडियो को रोक करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कुछ पॉइंटों को आप जरूर लिखें, और धीरे धीरे ये क्लास आगे बढ़ती रहेगी। आगे के वीडियो को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम जल्दी से और सुगमता से पहुंच सकें। फिर मिलते हैं इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए तीसरे क्लास में। नमस्कार।